हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केवीएस का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम इंग्लिश के जनरल इंग्लिश पार्ट 1 और जनरल हिंदी पार्ट 1 पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ईवीएस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दें कि 2017 का पेडागोजी सेक्शन का पेपर सॉल्यूशन पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। अपोजिट देखना है फैक्ट का। वर्ड हमारा क्या है? फैक्ट। फैक्ट का नियरली अपोजिट कौन सा है? देखें, फिक्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी या लाई। रियलिटी होता है असली और इमेजिनेशन होता है कल्पना किया हुआ। और तो इसका आंसर क्या होगा? फिक्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। देखें, सेंटेंस क्या है? द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। इसमें ऑप्शन है इज वांटिंग टू स्पीक टू यू, या वाज वांटिंग, या वर वांटिंग, या वांट्स। तो देखेंगे यहाँ हमारा कौन सा फिट हो रहा है। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन रहा है ये, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वांट्स। अगला क्वेश्चन है, ही फॉर 5 आवर्स। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहली बात तो ये देख लें कि 4 के साथ समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फिर सही होगा? मस्ट हैड वॉचिंग नहीं, वॉज स्लीपिंग भी नहीं, हैड स्लेप्ट भी नहीं। यहाँ होगा हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। यहाँ समय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें सभी 3 क्वेश्चंस के बाद यहाँ चौथे क्वेश्चन पर डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन में क्या लिखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विल द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से ये अंडरलाइन जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका अंडरलाइन पार्ट हटा करके ऑप्शन में से कोई एक फिट करना है जिससे सेंटेंस ठीक हो। तो पहला है सवाल नंबर 4, आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। कैंट हैव मच प्लीजर, नो। आई एम हैव मच प्लीजर, आई मे हैव मच प्लीजर, या आई हैव मच प्लीजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। इसकी जगह पर हम इस चौथे वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अंडरलाइन दी हुई है और सही पार्ट पहचानना है। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर मेड गुड देयर एस्केप। इसमें क्या लगाएंगे? नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, या नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड। तो इसमें हम कौन सा वाला ऑप्शन लगाएंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर मेड गुड एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डायरेक्शन दी हुई है। पहले डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लें। द ईडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मीनिंग, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा? बाय फिट एंड स्टार्ट। इसका मीनिंग क्या होगा ऑप्शंस में से? तो इसका मीनिंग होगा इर्रेगुलरली। सक्सेसफुली नहीं होगा, इनकम्प्लीटली भी नहीं होगा, सडनली भी नहीं होगा, इर्रेगुलरली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग चाटना है। हिज परफॉर्मेंस इन द, वो भी सेंटेंस के थ्रू, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सीलेंट, सैलो, एक्सेसिव, अननेचुरल। तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा शैलो।
अगला क्वेश्चन है, इसमें भी डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, एक पार्ट में एरर है, उसको पहचानना। चूज द वन विच हैज़ द एरर, कौन से में एरर है ये बताना है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें यहाँ सेकंड पार्ट में बी नंबर में एरर है, दैट वी सेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड, इसका क्या होगा एक्सप्रेशन, ये देखना है हमें, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? वन हु होल्ड स्टेबलाइज द ओपिनियंस, जिसके पास बहुत सारे ओपिनियंस हों। अगला क्वेश्चन है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लिसिट, इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सप्लिसिट का मीनिंग होगा स्टेटमेंट दैट इज ऑब्सोल्युटली क्लियर, ऐसा स्टेटमेंट वो हमेशा क्लियर हो, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब हम इंग्लिश का ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसी के साथ साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत से बनाई जाती है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर दो लोगों को भी शेयर करते होंगे तब भी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो सकती है। सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडम। ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन ईडम दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होगा ये बताना है। तो शी क्राउल्ड फॉरवर्ड इंच बाई इंच, तो यहाँ इंच बाई इंच का मतलब क्या होगा? ईडम है इंच बाई इंच, यहाँ मतलब क्या होगा? स्लोली एंड केयरलेसली, नो। लेजीली बट केयरफुली, नो ये भी नहीं है। क्विकली बट केयरफुली, ये भी नहीं है, जल्दी से भी नहीं है। स्लोली एंड केयरफुली मतलब, स्लोली मतलब धीरे धीरे और केयरफुली सावधानी पूर्वक। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच द बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें टर्न अप का मीनिंग क्या होगा? और टर्न अप का मीनिंग होता है अराइव। अगला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। इस दिए हुए मीनिंग का सिमिलर मीनिंग, समान मीनिंग क्या होगा? फ्रोथ का समान मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ फॉर्म या वेब या फ्रूटफुल या ग्रॉस, तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। तो यहाँ पे वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है? राम फिल इन द ब्लैंक्स है इट यस्टरडे, तो राम ने इसका क्या किया? हैड लॉस्ट या लॉस्ट या हैज लॉस्ट या वुड लॉस्ट। वुड लॉस, वुड भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, यस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा? हैड लॉस्ट। और यहाँ लॉस्ट नहीं आएगा, लॉस्टेड हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैड लॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में करेक्ट ऑप्शन भरना है, कौन सा होगा यहाँ? इन या ऑन टू या ओवर या एट। ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर। अगला है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में सिर्फ एक टच करना होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मेहनत तो वीडियो बनाने में लगती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है इसमें। वी
फिल इन द ब्लैंक, रानी एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ क्या आएगा, नोज, हैव नोन, नो, हैव बीन नोइंग। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे नोज नहीं आएगा, हैव नोन आ जाएगा, नो भी नहीं आएगा, हैव बीन नोइंग भी नहीं आएगा। अगला है, देख लिया सेंटेंस के टाइप्स में से कितने क्वेश्चन आए। चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच्ड विद इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या क्या दिया हुआ है, इसको हमें ऑप्शंस में से छांटना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि कैन, इधर से देख लेते हैं। कैन, कैन क्या है हमारी, नाउन नहीं है, वर्ब है, कंजक्शन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, मतलब यहाँ वर्ब है। और बट क्या है, बट एक कंजक्शन है। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक नाउन है। और फोमी, फोमी तो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, 17 का आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। सेंटेंस है, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, मतलब मुझे एक चेयर के लिए ऑफर दिया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिव, एक्टिव वॉइस तो है ही नहीं। पैसिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, और ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इम्परेटिव भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, सीता हैज गॉट नाइस स्माइल, नो ये तो होगा ही नहीं। गलत, सम नाइस स्माइल, ये भी नहीं होगा। ए नाइस स्माइल, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट, अपोजिट बताना है जो मीनिंग दिया हुआ है उसका। तो पॉपुलर, पॉपुलर होता है फेमस, वो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो यहाँ इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, रॉ, नोटोरियस, रिलीवेंट, प्रोमोटेड। तो यहाँ इसका आंसर आयोग ने रॉ माना है, RAW, जो ट्रेंड में ना हो, और पॉपुलर जो फेमस हो। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश का पार्ट, दोनों पार्ट पूरे हो गए। ये पार्ट आपको कैसे लगे, सॉल्यूशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा हिंदी का पार्ट। हिंदी के पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ठीक से समझना पड़ेगा। बट इसमें दे रहा है कि पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म या गुण का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हमारा पदार्थ है दही, और दही कैसा है, दही मीठा है, तो मीठा इसका क्या हो गया, गुण हो गया या धर्म हो गया। तो ये कहाँ जा रहा है, ये भाव में ही तो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है, अन्न जल, अन्न मतलब दाना और जल मतलब पानी, तो दाना पानी। अगला है, आचार विचार, आचार गुणों को बोला जाता है, विचार अलग चीज है। आयोग ने इसका आंसर आचार विचार माना है, लेकिन यहाँ इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है। जल पिपासु शब्द कैसे लिखा जाता है, जल पिपासु शब्द लिखा जाता है जल को पीने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ को शब्द आ रहा है, मतलब यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ेला। एक तो करेला मतलब एक तो पहले से ही उसमें गुड़ है या कड़वा है। दूजा नीम चढ़ेला मतलब उस पर नीम चढ़ा दिया, नीम भी कड़वा होता है। तो मतलब एक बुरे गुड़ के साथ दूसरा भी गुड़ उसमें कोई शामिल हो जाए तो उसे बोलेंगे एक तो करेला, और दूजे नीम चढ़ेला। तो यहाँ पे कौन सी बात सही हो रही है, करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना नहीं, करेले और नीम का संयोग साथ साथ नहीं,
करेले और नीम का रस मिलाना ये गलत, ये तो किसी बात के लिए बोला जा रही है ना लोकोक्ति, तो यहाँ होएगा एक साथ, यहाँ हो जाएगा एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। दुर्गुण मतलब बुराइयों का होना। अगला है वाक्यम रसात्मक काव्य, रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस है वही काव्य है। मतलब काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है, ऐसा किसने कहा है? भामह ने, या पंडित राज जगन्नाथ ने, या विश्वनाथ ने, या मम्मट ने? तो यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर होगा विश्वनाथ ने, विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम है? अब हमें ये ध्यान रखना है, ये तत्सम नहीं अर्ध तत्सम पूछ रहा है। तो तत्सम शब्द तो ये हो जाएगा, ये तद्भव है अक्षर, और तत्सम इसका ये है आखर, और यहाँ पूछ रहा है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम मतलब अक्षर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है कामायनी का काव्य रूप क्या है? तो कामायनी जो है सबसे पहले सभी लोग जानते हैं, कल एक जयशंकर प्रसाद का ट्रिक वाला वीडियो आया था, तो उसमें भी ये कामायनी शामिल थी, देखा होगा आपने। ये उनकी रचना है। तो ये है क्या, किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। अगर आपने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं शामिल हो गई हैं, तो वहाँ जाकर आप देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो में पड़ा होगा। तो यह है उनका महाकाव्य है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन का संधि विच्छेद कैसे होगा? तप विसर्ग वन, तो इसको मिलाकर क्या हो जाता है? तपोवन। तो यहाँ पे हमें हम सबको समझ में आ गया है, यहाँ पे क्या संधि है? विसर्ग संधि। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खड़ी बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी में भी नहीं आती, पहाड़ी हिंदी में भी नहीं आती, ये कहाँ आती है? पूर्वी हिंदी में। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सकें उसे क्या कहते हैं? तो जिसके खंड नहीं हो सकते वो सबसे छोटा होगा। तो किसके खंड नहीं हो सकते? शब्द के तो खंड हो सकते हैं, प्रत्यय भी खंड से ही बनता है, उसके भी खंड हो सकते हैं। जैसे ता है तो कैसे बनेगा? ता प्लस आ करके ही तो बनेगा ता। तो अब कृदंत है, ये भी एक प्रत्यय का रूप है। वर्ण है, इसके खंड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हमारा हिंदी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ प्लीज़, और सबको शेयर कर दो ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो पे लाइक और कमेंट ना आए और व्यूज़ ना आए तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हिंदी के पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? हमें पहचानना है कि प्रश्न में जो वाक्य दिया हुआ है वो किस प्रकार का है। तो पहले प्रश्न पढ़ लें, वाक्य पढ़ें। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो लोग असावधान होते हैं तब गिरते हैं, तभी गिरते हैं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और इनको जोड़ने वाला कौन है? जब, मतलब इनको जोड़ा जा रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। वाक्य 3 तरह के होते हैं, पता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं? कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और किस साइड कौन सी भाषा बोली जाती है, इस प्रश्न में यही बताना है। ये तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ईस्ट भारत में तिब्बत धर्मी भाषाएं बोली जाती हैं और वेस्ट में बोली जाती हैं आग्नेय भाषाएं। और यहाँ आता है हमारा नॉर्थ साउथ में बोली जाती हैं द्रविड़ भाषाएं और भारोपीय भाषाएं। भारत में, पूरे भारत में ही बोली जाती हैं ऑलरेडी वैसे भी। और इसको मिला करके इसका आंसर क्या हो जाता है? भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? यहाँ रेखांकित दिया नहीं है, रेखा यहाँ पर होगी पीतांबर, और पीतांबर में कौन सा समास है? वैसे तो यहाँ कर्मधारय समास है, लेकिन कर्मधारय और बहुव्रीहि दिए हों और तीसरे के बारे में कहा जा रहा हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। आगे से ध्यान रखना। आगे है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या हैं? उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरा कौन सा होगा? क्या है? जान फूंकते हैं, जान निकालना है, जान लगाना है, जान लेना है। तो क्या करते हैं हमारे सैनिक जान लगाते हैं देश के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने इंग्लिश के पोर्शन में किया था। तो सुंदरता क्या है? संज्ञा है। अपनाया क्या है? क्रिया है। आप क्या है? सर्वनाम है। उष्ण क्या है? गर्मी यानी कि विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत मूल के जो शब्द हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? पहले तो हमें ये जानना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? इसमें हमारा उपसर्ग है प्रति, और प्रत्यय क्या है हमारा? ता। तो हमें ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं? प्रति और ता, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है, दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ या दवाइयाँ, और आगे ऑप्शन होंगे, लेकिन हमारा आंसर यही मिल रहा है हमें, दवाइयाँ, छोटी ई की मात्रा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न का ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हम सभी जानते हैं श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होगा, लेकिन कौन सा श्रीमती होगा? ये भी गलत है। श्रीमती, श्रीमानी, ये भी गलत है। इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आंसर ये होगा, छोटी ई की मात्रा वाला। मति का मतलब होता है बुद्धि, तो यहाँ आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? हम सबको पता है और बहुत बार पढ़ा है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं, और इसमें हमारा हिंदी का पोर्शन पूरा होता है। पिछली बार 2018 के पेपर में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन इधर और 10-10 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्या है, 10 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हिंदी के और 10 इंग्लिश के, लेकिन पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 इंग्लिश के होंगे। इस प्रकार हमारा हिंदी का पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हम करेंगे कंप्यूटर वाला पार्ट। MS वर्ड में थीसोरस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, वर्तनी सुझाव के लिए, समानार्थी तथा विलोम के लिए, वाक्य में सुधार के लिए, या व्याकरण विकल्प में। आप बताएं क्या होगा इसमें आगे। तो इसका आंसर होगा समानार्थी तथा विलोम शब्द। इसका सुधार के लिए थीसोरस टूल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या समानता है? मतलब ये सब क्या हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटररेस्ट। ये सारे तो सुने ही होंगे, पिंटररेस्ट नहीं सुना होगा।
तो ये सब क्या हैं? सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जाता है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, सभी समाचार वेबसाइट हैं, ये तो है ही नहीं। सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, रोक लगी हुई है इन पे, ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ टिकटॉक का ऑप्शन होता, सिर्फ अकेला होता, तो हो सकता था कि प्रतिबंधित वेबसाइट। तो इसमें क्या है, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जाता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ ये सभी क्या हैं? हम सभी जानते हैं कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? कृत्रिम ज्ञान जो प्राकृतिक होता है, जो दिया गया होता है हमें भगवान के थ्रू। कृत्रिम ज्ञान क्या होता है? जो इंसान अपनी बुद्धि प्रयोग करता है। तो विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है किसके लिए? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। हमारी जो बुद्धि काम करती है वो किस लिए काम करती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल बी, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी में से कोई नहीं, या केवल ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। दोनों के लिए हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा कृत्रिम ज्ञान काम करता है। हम सोच समझकर कोई चीज़ बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? देखें, शैडो, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन या एम्बॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज क्या होगा? जो हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं या कुछ भी नोट्स बनाते हैं या लिखते हैं, तो उसमें सबसे छोटा टूल और सबसे बड़े टूल का साइज़ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? 872 या 1272 या 1264 या 864। तो इसका आंसर है 872। अगला प्रश्न है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइसेस कौन हैं? कीबोर्ड तथा माउस, कीबोर्ड तथा CD-ROM, माउस तथा पेन ड्राइव, कीबोर्ड या कीबोर्ड तथा स्क्रीन। क्या होगा इसमें? तो आमतौर पर क्या क्या प्रयुक्त होते हैं? पेन ड्राइव नहीं, स्क्रीन नहीं, CD-ROM नहीं, कीबोर्ड तथा माउस। अगला प्रश्न है, एक स्लाइड के लिए जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न को ध्यान से समझें। जैसे अगर हम कोई वीडियो एडिट करते हैं तो वहाँ पर हम फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो की वीडियो बनानी है, तो इन दोनों के मध्य जो हम इफ़ेक्ट डालते हैं कि इसके बाद ये वाला फ़ोटो जो आएगा वो किसी इफ़ेक्ट के साथ आएगा, या सर्कुलर मोशन में आएगा, या किसी और मोशन में आएगा, या तो ये सब डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं? इंटेल तथा HCL तथा TCS। आंसर हमारा यही है, आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर बी, HCL तथा TCS। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 2 प्रश्न बचे हैं इसमें। निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इसमें से युग्म शेष से भिन्न कौन सा है? तो पढ़ लें इसे। वाईफाई मॉडेम, ये सही है, वाईफाई का प्रयोग मॉडेम के थ्रू होता है। फाइल हार्ड ड्राइव, जब हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होगी तभी हमारी फाइल सेव होगी। अगला है चार्जिंग केबल, जब केबल होगी तभी फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी चार्ज हो पाएगा। तो और ये है क्रोम केबल, और जो गूगल क्रोम वगैरह है, कोई सा क्रोम है, वो केबल से नहीं चलता, नेटवर्क से चलता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? शेष से भिन्न कौन सा है? केबल बी।
ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा ए, आंसर हो गया केवल बी। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? क्या है? पेस्ट, कट व पेस्ट या कॉपी? वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉपी तथा पेस्ट। पहले हम किसी को कॉपी करते हैं, फिर उसको हम कहीं ले जा कर के पेस्ट कर देते हैं, तो जो हमारा कॉपी किया हुआ पार्ट होता है वो दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कॉपी उसके बाद पेस्ट। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा होता है कंप्यूटर का पार्ट। इस प्रकार हमने हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के पूरे पार्ट को पढ़ लिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अब हम पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर में हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें ये वाली करंट अफेयर करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर GST भारत में कब प्रारंभ किया गया था? ये 2018 का पेपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे GST के बारे में पूछा गया है। और GST हमारा कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। तो इस प्रकार ये उस टाइम की करंट अफेयर हो गई। दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया है। देखो, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया था? गुल दरवाज़ा, बदायूं दरवाज़ा या दिल्ली दरवाज़ा या मांडवी दरवाज़ा? तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें बदायूं दरवाज़ा आंसर होगा। यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, मतलब हिस्ट्री को हमें विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया? तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इनमें क्या होगा आंसर? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो UP टेट हो, चाहे KVS PRT या किसी का भी एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। बाकी ऑप्शन देखें ही नहीं। तो इसको किससे रिलेटेड है? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। किससे रिलेटेड है? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो हमें इस सवाल से पता चल रहा है कि सिर्फ हमें भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का करंट पढ़ना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सभी करंट अफेयर, GK, हिस्ट्री, सभी चीज़ें विस्तृत तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये 2018 का पेपर है, इसलिए 17 की करंट अफेयर आई है इसमें। तो इसका आंसर है कृष्णा शोभती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? सबको पता है ये नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है, कैलाश पर्वत से निकलती है। और भारत के कौन से हिस्से में? मतलब ईस्ट में। और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, तिब्बत में इसको, बांग्लादेश में पद्मा और तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नोट कर लेना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण यानी कि बरसात का रूप नहीं है? सहिम वृष्टि, कर्कापात या निरपेक्ष आर्द्रता या दृष्टि? तो इसका आंसर है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता अवक्षेपण का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर ने
मरसीब तुर्की में जुलाई 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। अब देखो ये दिसंबर में पेपर हुआ था 2018 में, और इसमें 2018 जुलाई का क्वेश्चन पूछ लिया। समझ लें आप कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की थी। उन्होंने कौन सी जीत हासिल की थी? वॉल्ट इवेंट, वॉल्ट इवेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की? चीन, इंडोनेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, जकार्ता। तो इस प्रकार हमारा ये करंट अफेयर का पार्ट पूरा होता है। करंट अफेयर, अब इसमें ये टीचिंग मेथडोलॉजी है, इसको अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसमें शामिल करेंगे, उसमें ज़्यादा समझाना होता है। अब हम करेंगे ईवीएस का। ईवीएस के पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अक्षांश क्या होते हैं। के अनुसार अक्षांश किन भागों पर होता है? तो ये तो हो गई हमारी भूमध्य रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उष्ण कटिबंध होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है? दशकीय का अर्थ होता है 10 सालों के अंतर्गत। और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? जनगणना से, मतलब हमें जनगणना के बारे में भी पढ़ना है। जनगणना के लिए एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा जिसमें जनगणना में होने वाली साक्षरता दर, वृद्धि दर, महिला और पुरुषों का अनुपात वगैरह सब कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी बता दिया जाएगा। तो यहाँ हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। जनसंख्या वृद्धि दर का आंसर क्या होगा? 17.64%। अगला है देखो फिर से अगला क्वेश्चन आ गया, जनगणना से ही रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग आ सकते हैं, ये इसमें बताना है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? 328 या 375 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या 430 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? अब आपके लिए अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको सभी को सही से आना चाहिए। तो इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होगी? सबसे पहले अभी हमने बताया था, जैसे ये पृथ्वी है और इसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं तो ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो उत्तरी और दक्षिणी, ऊपरी भाग हो गया नॉर्थ और नीचे का भाग हो गया साउथ। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसमें अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? इसमें अक्षांश रेखाएं 90 खींची जा सकती हैं। और अगर पूछ ले यहाँ पे वृत्त कितने खींचे जा सकते हैं तो वृत्त 89 आएंगे, क्योंकि जो इस प्रकार ये गोलाकार में जा रही हैं तो यहाँ पे जो ध्रुव बनता है, वो ध्रुव होता है, वो वृत्त नहीं बन सकता, तो इसलिए उसका आंसर 89 होता है। लेकिन अगर रेखाओं के बारे में पूछे तो यहाँ 90 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? मतलब
वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो ये सबको पता है 78% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। आगे है भारत में, फिर से एक और क्वेश्चन है जनगणना का। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है? मतलब नगर की जनसंख्या कितनी बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर होगा 31.16%। अगला प्रश्न है, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? समुदाय की भूमि मतलब सभी लोगों के लिए जो भूमि होगी उसे समुदाय की भूमि कहा जाएगा। जो जहाँ पे आम जनता भी जा सकती है उसे समुदाय की भूमि कहा जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? सार्वजनिक संपत्ति साधन या निजी संपत्ति? निजी मतलब होता है प्राइवेट वाला। सरकारी संपत्ति साधन, सरकारी जो सरकार के द्वारा जो बनाए जाते हैं पार्क वगैरह। गैर सरकारी, जो ये भी नहीं होगा। तो सरकारी एक तो निजी हो गया, इसमें भी प्राइवेट में हर कोई नहीं जा सकता। सरकारी संपत्ति पार्क भी आ जाते हैं और कार्यालय वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसमें सभी को शामिल नहीं कर सकते। तो समुदाय की भूमि मतलब सभी के लिए कौन सी भूमि होगी? जो सार्वजनिक संपत्ति संसाधन होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र में राजा के पास शासन के लिए पूर्ण शक्ति है। राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। लोकतंत्र में राजा के पास शासन के लिए पूर्ण शक्ति होती है। या लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती। प्रजा तो भाग लेती है। इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा ए, राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अकॉर्डिंग हमारा समय चलता है। पृथ्वी पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिशाएं हैं, तो हमारा भारत जो है वो यहाँ पर है कहीं, मतलब पूरब में है। और कौन से पूरब में है? उत्तर पूरब में है। और यहाँ से देशांतर क्या समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1985 या 1996 या 1997, 1998? तो इसका आंसर क्या होगा? 1997। अगला प्रश्न है, क्या है ये? नवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानी भागों में, या हिमनदीय पर्वत शिखर पर, या तटवर्ती भूमि पर? तो कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर। क्यों की जाती है? जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, अगर वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है तो यहाँ अगर वर्षा होती है तो पानी सीधे जा सकता है, लेकिन अगर सीढ़ीदार खेती होती है तो पानी वहाँ रुक जाता है और खेती आसानी से हो जाती है। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? मतलब पृथ्वी पर जल किस प्रकार से उसका स्थानांतरण होता है? इसमें क्या है? सबसे पहले क्या होता है? जल की वाष्प बन जाती है, फिर वो वाष्प जो होती है वो ऊपर उड़कर जाती है और बादलों में संघनित होकर बादल बन जाते हैं। फिर उसका क्या हो जाता है? वर्षण, यानी कि वर्षा हो जाती है, और फिर जलवाह, और फिर वो जल बह जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है,
जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे है, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 11:30 AM या 1:30 PM या 2 बजे या 2:30 बजे? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 PM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हासर्ट और ग्रेवेन किसके द्वारा बनते हैं? बलन के द्वारा या भ्रंशन के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा या हिमानीकरण के द्वारा? हिमानीकरण तो जमना हो गया, इससे नहीं बनते हैं ये। ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी नहीं बनते हैं, वलन से भी नहीं बनते हैं। भ्रंशन होता है इसका आंसर, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें होती हैं, जब उनमें दबाव पड़ता है तो उनके अंदर बीच बीच में जो इस तरह से जो वलय पड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम हासर्ट और ग्रेवेन। हासर्ट बोलते हैं ऊंचे वाले भाग को और ग्रेवेन बोलते हैं नीचे वाले भाग को, गड्ढेदार भागों को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र कौन सी एजेंसी चलाती है? निजी, ये तो प्राइवेट हो गई। गैर सरकारी भी नहीं होगा, व्यावसायिक भी नहीं होगा, जो बिजनेस वाले अपने आप नहीं खोलेंगे। सार्वजनिक एजेंसियां जो सभी के लिए हो। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा के सचिव का चुनाव किया जाता है सरकार के द्वारा। एक और प्रश्न आ गया जनगणना से, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सा सही है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा लिंग अनुपात बताया था? वैसे तो ये होता है 943:1000, मतलब 1000 आदमियों पर 943 महिलाएं। तो इसके आसपास कौन सा दिखाई दे रहा है? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। 940:1000। अगला प्रश्न है 79, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों से किसके पास अधिकार होता है? स्थानीय सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार या गैर सरकारी संगठन? दिल्ली और कन्याकुमारी, तो इसका आंसर होगा केंद्र सरकार के पास। रेलगाड़ियों का किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न है, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आखिरी क्वेश्चन है ये। आदिम जीविका कृषि या गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि? आदिम जीविका कृषि या गहन जीविका कृषि या वाणिज्यिक कृषि या स्थानांतरित कृषि? छोटे भूखंडों पर, छोटी जमीनों पर साधारण उपकरणों द्वारा जो अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने के लिए जो किसानों को कृषि के प्रकारों में से किस में बांटा जा सकता है? तो गहन जीविका कृषि, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और छोटी सी ज़मीन पर खेती करते हैं। इस प्रकार ये हमारा EVS का पूरा सेक्शन पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी में शेयर कर दें। और EVS और साइकोलॉजी, पेडागोजी के लिए अलग से वीडियो बनाया